अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो बहुत सारे एथीस्ट हमारे रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ़ इसी तरीके से मुसलमान जीत मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, मुफ्ती शमाइल ने क्या ही बोला, कुछ नहीं बोला। तो ये वीडियो एक शॉर्ट में हम लोग मुफ्ती शमाइल ने जो अपना टॉप 3 आर्ग्यूमेंट्स दिया उसको हम लोग पेश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए कि वो क्या है, उनका आर्ग्यूमेंट्स क्या था। और फिर इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि कभी देखेंगे कि जावेद अख्तर साहब क्या बोल रहे थे। तो नंबर 1 जो उनका आर्ग्यूमेंट था वो ये था, जो मुफ्ती शमाइल साहब ने, और ये हम लोगों को एज ए डिबेटर्स जो डिबेट करते हैं उनको समझना चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने बातचीत का उसूल तय करना होता है कि आप किस स्टैंडर्ड से बात करेंगे, जो कि एक्स मुस्लिम से तय नहीं होता। तो वो सबसे पहला ये उसूल बांध दिए कि एम्पेरिकल डाटा, यानी कि वो डाटा जो आप महसूस कर सकते हैं, जिसको एक्सपेरिमेंट किया जा सकता, वो तो अनअवेलेबल है। वो ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि आज के इस टॉपिक में कौन सा स्टैंडर्ड सही होगा और कौन सा गलत होगा। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। और उसकी वजह क्या है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जो साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कहती है साइंस डजंट हैव द प्रोसेसेस टू प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। व्हाई? क्योंकि साइंस का ताल्लुक एम्पेरिकल एविडेंस से है और एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। वो तो नहीं मिलेगा गॉड का। और ये इसी तरीके से हुआ कि आप मेटल डिटेक्टर से आप प्लास्टिक ढूंढने निकले हैं, तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मेटल डिटेक्ट करने के लिए होता, प्लास्टिक के लिए नहीं। और यही चीज़ ये जब सुनते हैं जावेद अख्तर साहब तो वो बोलते हैं हाँ ये जाहिलाना बात है कि अगर कोई गॉड को देखना चाहता तो ये जाहिल जैसा बात है। लेकिन कोई ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए, ये तो जाहिलाना। वो खुद जाहिल बन जाते हैं आगे जाके और बोलते कि फुटबॉल मैच में हमको खुदा दिखा दो, फुटबॉल मैच में खुदा आ क्यों नहीं जाता, आवाज़ उसकी क्यों नहीं आ जाती। फाइनल होता है, लाखों लोग होते हैं, फिर वो टीवी कवर कर करोड़ों लोग, अगर उसमें खुदा की एक बूमिंग आवाज़ आ जाती मैं गॉड हूँ तो सारे लोग अभी सुन लेते और टीवी पे भी सुन लेते, किस्सा खत्म होता। अगर आवाज़ आ भी जाएगी ना फिर भी तुम बोलोगे ये तो प्राइम मिनिस्टर का आवाज़ है, ये खुदा, मतलब किसी भी तरीके से तुम मैं तो एक एथिस्ट का वीडियो भी देख रहा था, वो बोल रहा था इसी डिबेट में खुदा को आ जाए। जो 2-3 घंटे का डिबेट जावेद सर और मुफ्ती के बीच हुआ वो मात्र 10 मिनट में ही खत्म हो जाता। चलिए बताता हूँ कैसे। सबसे पहले खुदा गॉड ईश्वर उस लाइव डिबेट में ही खुद प्रकट हो जाता। ये सब बेवकूफ़ाना बात है। जब लॉजिक रीजनिंग पे बात हो रही है, जब सामने वाला आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है, जब सामने वाला लॉजिक यूज़ कर रहा है, तो तुम लोग बकवास और बेहुदा बातें कर रहे हो। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट वो ये दिए, उन्होंने उसूल तय किया कि एम्पेरिकल डाटा पे बहस नहीं किया जाए, जो कि ये अक्सर एथिस्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, आर्ग्यूमेंट जो जावेद अख्तर साहब को शुरू से लेकर के आखिर तक जिसमें वो बेवकूफ़ बनने की कोशिश करते रहे, जिसके बारे में वो बोलते रहे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, इसका उर्दू कर दो, ये सब उनका सिर्फ क्योंकि उनके पास रिप्लाई रिबटल नहीं था इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बर्टन रसल का नाम लेते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि मुझे कॉन्टिजेंसी का भी नहीं पता, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी का भी नहीं पता। ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज़ कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी ज़रा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। सिंपल सा आर्ग्यूमेंट था जो मुफ्ती शमाइल साहब ने दिया
और इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर में वीडियो बनाने के लिए, मुझे किसी से परमिशन मांगना, जैसे कि अपने पापा से परमिशन मांगना पड़े वीडियो बनाने के लिए, और जब वो परमिशन देंगे तब मैं बनाऊंगा, तो मैं कॉन्टिंजेंट हूँ, मैं डिपेंडेंट हूँ। उसी तरीके से मेरे पापा भी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर में। अगर वीडियो बनाने के लिए उनको भी किसी से पूछना होगा तब वो बताएंगे मुझे। उनके बाद और भी लोग हैं, तो ये सीरीज चलते रहेगा जब तक इन्फिनिटी तक, और मैं वीडियो कभी भी बना ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर में। मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब किसी कोई एक शख्स ऐसा था जो इंडिपेंडेंट था, जिसको हम लोग अस-समद बोलते हैं, अल्लाहुस-समद, जो कि इंडिपेंडेंटली चीजों को बना रहा था। और इसी को नेसेसरी बीइंग बोलते हैं, इसी को हम लोग अस-समद बोलते हैं। और ये आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉन्टिंजेंसी, जिसका जवाब तो अभी तक मैंने कोई एथिस्ट से नहीं देखा। बल्कि एक एथिस्ट वीडियो बना रहा था, वो बोले बहुत सारी चीजें होती इन्फिनिटली, की चेन इन्फिनिट नहीं हो सकती, ये भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बल्कि एक हमारी समझ की सीमा है। साइंस और मैथमेटिक्स में इन्फिनिट प्रोसेसेस पहले से मौजूद है। दुनिया में बहुत सारी चीज इन्फिनिटी तक जाती है। क्या जाते हैं भाई? हाँ, इन्फिनिटी तक तुम्हारा लॉजिक चल जाता होगा, लेकिन इन्फिनिटी तक कोई चीज जाती नहीं है, ठीक है ना। इन्फिनाइट रिग्रेस नहीं होता है। तो इन्फिनाइट रिग्रेस ये है कि अगर आप ये मान ले कि हर कोई डिपेंडेंट है, तो कोई चीज होगा ही नहीं, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन चीजें एग्जिस्ट करती है, और इसलिए एक नेसेसरी बीइंग है, यानी कि अल्लाह सुब्हान व तआला है, जो इंडिपेंडेंट है, जो कि असमत है। ये आर्ग्यूमेंट, सेकेंड आर्ग्यूमेंट उनका था। और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो उन्होंने मतलब कि कन्वर्सेशन के फॉर्म में जब उन्होंने बोला, जावेद अख्तर साहब को दिया, वो था ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी वाला। वो भी एक आर्ग्यूमेंट है फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग इविल डिसाइड करेंगे। जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव करता है। कैसे? अगर आप गॉड पे नहीं मानते हैं, तो आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है ऑब्जेक्टिवली जो साबित कर सके कि हाँ ये चीज़ सही है, हाँ ये चीज़ गलत है। अगर गाजा में बच्चे मर रहे हैं तो वो सही है या गलत है, ये साबित करने की भी हिम्मत, ताकत और स्टैंडर्ड नहीं है कोई एथिस्ट, इंक्लूडिंग जावेद अख्तर साहब के पास, कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वो सिर्फ मतलब बोल सकते हैं उसके ऊपर में, वो सिर्फ इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं के जैसा एथिस्ट एक नेशन है, जो कि इजराइल है, जो कि ज़्यादातर एथिस्ट भी रहते हैं वहाँ पर, और अमेरिका है, जो कि फिर से सेकुलर लिबरल कंट्री है, जो लोग एथिस्ट है और जो बच्चों को मार रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ल्ड व्यू में वो जानते हैं कि इनको मारना गलत नहीं होता, हम बच्चों को मार सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी। अगर आप एथिस्ट होते हैं तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है मॉरलिटी यानी अखलाकियत को, नाइंसाफी को डिफाइन करने के लिए, ऑपरेशन को डिफाइन करने के लिए, कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड नहीं होता। और जब जावेद अख्तर को पुश किया मुफ्ती शमाइल साहब ने, तो वो बोलता है कि नहीं, क्यों नहीं, मेजॉरिटी डिसाइड करेगा। तो मुफ्ती शमाइल साहब ने बोला, मेजॉरिटी अगर सही और गलत का फैसला लेगा तो हिटलर का नाजी जर्मनी सही था, या अभी का इजराइल सही है, क्योंकि वो भी मेजॉरिटी में डिसाइड करके ये चीज़ हमला कर रहे। या उसी तरीके से तो जावेद अख्तर बोलते कि नहीं, प्लैनेट का मेजॉरिटी डिसाइड करेगा। अगर प्लैनेट का मेजॉरिटी डिसाइड करेगा तो फिर प्लैनेट का मेजॉरिटी तो गॉड पे मानता है, आप भी मान लीजिए। तो ये मतलब कि एक तरीके से उनका थर्ड आर्ग्यूमेंट था। तो ये हम लोगों ने उनके टॉप 3 आर्ग्यूमेंट्स को एक जगह जमा कर दिया। आप लोग इसको शेयर करें ताकि हमारे और भी मुसलमान भाई जब एथिस्ट से बात कर सके तो उनको पता लगे, और वो भी लोगों से इन आर्ग्यूमेंट्स पे बात कर सके, बहस कर सके और डिबेट कर सके। और जो एथिस्ट रो रहे हैं उनको वो आंसू के साथ रोए, क्योंकि उनको पता लगे कि मुफ्ती साहब ने उनके पैरों के नीचे से ज़मीन को खींच दिया है, और अब उनके पास कोई भी चीज़ है नहीं जिस पे वो खड़े हो सकते हो। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक